हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ये ड्यूट्रोमाइसीड्स तक कर लिया था। मतलब फंजाई किंगडम फंजाई कंप्लीट हो गया था। अब किंगडम प्लांटी इसमें पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के रूप में भी पढ़ेंगे। फिलहाल में एक टॉपिक के रूप में है। जैसे किंगडम प्लांटी में आएगा क्या, सभी यूकेरियोटिक सेल क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, क्योंकि सभी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ मेंबर उसके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पैरासाइटिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडर वॉर्ट हो गया और इसके साथ साथ पिचर प्लांट भी एक होता है। पिचर प्लांट, जिसको घटपर्णी हिंदी में बोलते हैं, तो ये पिचर प्लांट होता है। तो ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। बेसिकली ये इंसेक्टिवोरस प्लांट अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं इंसेक्ट से। तो इंसेक्ट से नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी करते हैं? कि इंसेक्ट है तो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन जो होता है, इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन क्या है? होमोपॉलीमर है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का। और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। एक होता है कसकटा, इसको अमरबेल बोलते हैं। ये जो अमरबेल है, जो कसकटा है, एक पैरासाइटिक प्लांट है। और जिस प्लांट के ऊपर होता है उस प्लांट से उसका नरिशमेंट खुद यूज कर लेता है, और जिस होस्ट प्लांट पे होता है वो धीरे धीरे मर जाता है। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्लांट सेल के पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। सेल वॉल मेनली सेलुलोजिक होती है। बाकी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। अब अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ था? तो सबसे पहले एल्गी आई थी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए थे, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आए थे, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म आए थे, एंड देन एंजियोस्पर्म आए थे। तो इस ऑर्डर में इवोल्यूशन हुआ था। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सा उसमें हैप्लॉन्टिक होता है, कुछ हिस्सा उसमें डिप्लॉन्टिक होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक कंडीशन होती है। मतलब अगर हमसे कहे कोई डिप्लॉयड स्टेज, तो हम स्पोरोफाइटिक बोल देंगे, या फिर अगर कोई स्पोरोफाइटिक कहे तो हम डिप्लॉयड स्टेज बोल देंगे। तो ये दोनों सेम हो गए, मतलब ये दोनों एक ही चीज हो गए। और हैप्लॉयड और गैमेटोफाइटिक सेम चीज हो गए। तो यहाँ से अब जीवन में जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, उसमें डिप्लॉयड स्टेज भी आती है और हैप्लॉयड स्टेज भी आती है। जैसे अगर प्लांट की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, अगर प्लांट की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो वो उसके जो गैमीट्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे। तो डिप्लॉयड स्टेज में हैप्लॉयड कंडीशन आ गई। और अगर प्लांट की बॉडी हैप्लॉयड है, जैसा कि ब्रायोमा होता है ब्रायोफाइट्स में, अगर प्लांट की बॉडी हैप्लॉयड है तो उसके जो गैमीट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि माइटोसिस से बनेंगे। लेकिन जब जाइगोट बनेगा तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा, और फिर उसको रीस्टेबलाइज करने के लिए फिर मियोसिस करना पड़ेगा, जब ये हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वापस से बना पाएगा। तो ये इसमें भी हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों आए। तो जिस साइकिल में दोनों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज आते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आगे क्या है? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है इसको भी आगे पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर स्टेज होती है, सभी में मल्टीसेलुलर स्टेज होगी। देयर सेल लैक्स द वॉल, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी। अब इंटरनल कैविटी जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है।
तो वहां पे इस तरह से डाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। रिजर्व फूड मटेरियल के नाम पे ग्लाइकोजन और फैट होता है। हमें याद रहना चाहिए जो फंजाई था, फंजाई का भी रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन ही था, और यहाँ पे भी रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन ही है। अगर इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि बाय इंगेशन ऑफ फूड। मतलब होलोजोइक में क्या होता है कि जनरली अगर जैसे फंजाई को देखें तो फंजाई का एब्जॉर्प्टिव टाइप का था। मतलब वो क्या करेगा, मान लो यहाँ पे फूड है, इस फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर लेगा, बाहर ही, बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट कर लेगा, और यहाँ से सिर्फ यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा फंजाई। तो एब्जॉर्ब कर ये हुआ किसमें, ये फंजाई में हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेस्ट मटेरियल को यहीं छोड़ देगा। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, जो फूड है उसमें एसेंशियल मटेरियल भी होता है प्लस वेस्ट मटेरियल भी होता है, और वेस्ट एब्जॉर्ब फिर डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटा की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो खा लेते हैं उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो मतलब कंप्लीट खा लेने वाला, उसमें वेस्ट भी था और उसमें एसेंशियल मटेरियल भी था। इस तरह से दे फॉलो द डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में कोई डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न नहीं होता, वो सिंपल कोई भी ब्रांचेस बनेंगी तो ब्रांचेस कहीं भी ग्रो कर सकती हैं। जबकि जो एनिमल्स है उसमें एक डेफिनेट फॉर्म होती है, डेफिनेट पैटर्न होता है ग्रोथ का एडल्ट तक, हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज। हायर फॉर्म शो द एलोबरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एलोबरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का मतलब है कि नर्वस सिस्टम वहाँ पे वेल डेवलप्ड होता है जो हायर एनिमल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल टू लोकोमोशन। बहुत सारे एनिमल्स उसमें लोकोमोशन कर सकते हैं। बहुत सारे क्या, कि हम कहें तो ऑलमोस्ट सभी लोकोमोशन कर सकते हैं, कुछ को छोड़कर। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by copulation of male and female followed by the embryological development। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के कॉपुलेशन से होगा, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट उसमें देखने को मिलता है। बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे ही। अब आते हैं वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स और लाइकेंस। इनके बारे में जनरल आइडिया देख लें एक बार। तो वायरस क्या होता है, जैसे वायरस के पास एक कैप्सिड होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ इस प्रकार से वायरस हो जाएगा। बैक्टीरिया से भी छोटे होता है, बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो जाते हैं ये। अगर वायरॉइड की बात करें तो इसके पास सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए होगा, प्रोटीन कोड भी नहीं होगा। मतलब वायरस के पास प्रोटीन कोड प्लस जेनेटिक मटेरियल, वायरॉइड के पास सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल के नाम पर बस इन्फेक्शियस आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोड इसके पास नहीं होता है, तो ये वायरस से भी छोटे होते हैं। अगर हम प्रायोन्स की बात करें तो प्रायोन्स जो होते हैं इनके पास सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, और इनफोल्डिंग्स है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन ही क्या करेगी, इन्फेक्शन कॉज करती है। इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, अपनी कॉपी खुद बना सकता है। लाइकेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो लाइकेंस होता है वो लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस किस का, एल्गी का और फंजाई का। अब हम एक एक करके इनको आगे देखते हैं, आगे हमें क्या क्या मिलता है इसमें। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से किसी को भी कोई जगह नहीं दी गई है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आते, इसको छोड़कर। लाइकेंस इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो ये कोई भी इनमें से लिविंग में नहीं आते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। इसको हम एसेलुलर बोल सकते हैं। क्या होते ही हैं ये एसेलुलर, क्योंकि सेल होने के लिए, किसी को भी सेल कंप्लीट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद जेनेटिक मटेरियल।
तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर वायरस के पास देखें तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है और साइटोप्लाज्म भी नहीं है, तो ये भी सेल नहीं है। अगर वायरॉइड के पास देखें तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है और प्लास्टिड कुछ भी नहीं है, मतलब इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो ये भी इन्फेक्शियस है और सेल नहीं है। अगर हम प्रायंस के बाद पास देखें तो सिर्फ इसके पास प्रोटीन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये सभी सेल्स नहीं है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हेयर। कौन कौन है? जैसे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होता है? कॉमन कोल्ड को हम फ्लू भी बोलते हैं, ये वायरल है। किससे होगा? जैसे कॉमन कोल्ड होता है रहीनो वायरस, रहीनो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करता है। अब इसी तरह से आगे हम देखें तो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस। अब क्या क्या वायरस के इफेक्ट हो सकते हैं हम जानते ही हैं, अभी अभी कोविड गया है तो सभी को पता है वायरस क्या कर सकता है। Even if we do not associate it with our condition, virus did not find a place in classification since they are not considered truly living. क्योंकि ये इनको truly living consider नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं मिली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिली। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर अब इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर समझें किस तरह से कनेक्टिंग लिंक है, तो मान लो ये कोई होस्ट है। अब ये जो होस्ट है, इस होस्ट में वायरस अगर अंदर होगा तो ये एक्टिव है, तो ये लिविंग है। लेकिन अगर वायरस बाहर है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, क्रिस्टल की फॉर्म में है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है डिस्क्राइब्ड हैविंग द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, जैसे हम इनर्ट गैसेस पढ़ते हैं तो इसी तरह से इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा बॉडी से बाहर। अब इसमें अगर हम क्या देख पा रहे हैं, ये एक टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे टीएमवी और बैक्टीरियोफेज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो इसके ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, ये कैप्सिड है। क्या है ये? ये कैप्सिड है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाली, ये इसका आरएनए है। अगर इस कैप्सिड की बात करें तो आरएनए तो खैर जेनेटिक मटेरियल हो गया। अगर इसके कैप्सिड की बात करें तो इसमें यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। ये यूनिट्स दिख रही हैं कुछ कुछ। ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में जो यूनिट्स दिखाई दे रही हैं, ये यूनिट जो है इसको हम कैप्सोमेयर बोलते हैं। इसको हम कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। और इन्हीं कैप्सोमेयर से मिलके एक कैप्सिड बनता है। मतलब कैप्सोमेयर जब साथ में आएंगे तो कैप्सिड बनाते हैं। कैप्सिड किसका था? प्रोटीन का। तो ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का होता है। अब कैप्सिड और कैप्सिड जो है वो आरएनए के साथ आएगा तो क्या बना देगा? वायरस। आरएनए के साथ आ जाएगा तो क्या बना देगा? वायरस। तो हम कह सकते हैं कैप्सिड किसका था? प्रोटीन का। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल, या फिर न्यूक्लिक एसिड। सीधा कहें प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। इसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस क्या है एक्चुअल में? अगर इसको केमिकली देखें तो वायरस जस्ट अ न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हमने समझा। अब अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो एक्चुअल में ये वायरस है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये इसका हेड है। अभी जो हेड है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ये कॉलर हो गया जहां से कनेक्ट होता है। ये इसकी सीथ होती है, ये जो दिख रही है डिस्क लाइक, ये इसकी सीथ बना रही है। अब यहाँ पे ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ये इसके टेल फाइबर्स हैं जिसके द्वारा ये सरफेस से अटैच होता है। अब आगे हम देखते हैं
वंस दे आर इफेक्ट द सेल टेक मशीनरी ऑफ द, अब हम वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस क्या करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जाएंगे वायरस, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद उसके जो मशीनरी है उस पे उसको हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक का मतलब है कि उसकी मशी होस्ट की जो मशीनरी है डीएनए रेप्लिकेशन की और सभी काम करने की, उस उसको टेक ओवर कर लेते हैं। और टेक ओवर करने के बाद मतलब उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, और उसके बाद ये क्या करेंगे, वायरस अपनी कॉपी बनाते हैं। और कॉपी बनाएंगे तो अपने डीएनए को या अपने आरएनए को वो कॉपी करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। अब क्या क्या होगा, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये डीजे इवानोवस्की के नाम पे जाती है, जिसको दिमित्री इवानोवस्की भी बोलते हैं। तो दिमित्री इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी की थी। अब किसमें डिस्कवरी की थी, तो सबसे पहले टीएमवी उसने देखा था, मोज़ेक वायरस। अगर नाम की बात करें तो नाम जो दिया था वो लुईस पाश्चर ने दिया था। वायरस की डिस्कवरी जो है दिमित्री इवानोवस्की, जिसको डीजे इवानोवस्की के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्कवरी डीजे इवानोवस्की ने की थी। अगर हम नाम की बात करें तो वायरस नाम किसने दिया था, नेम्ड बाय पाश्चर, जो लुईस पाश्चर था। लुईस पाश्चर ने नाम दिया था वायरस। अब क्या मतलब है इसका, वायरस मीन्स वीनम और पॉइजन, जिसको पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। डिमित्री इवानोव्स्की ने रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले एक माइक्रोबियल कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि मोज़ेक डिजीज कर रहा था टोबैको में। तो बेसिकली जो डीजे इवानोव्स्की है उसने टीएमवी की डिस्कवरी की थी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो मोज़ेक डिजीज करता था टोबैको प्लांट में। अब वायरस जो है बहुत छोटा था, जो बैक्टीरिया फिल्टर से भी पास हो जाता था। These were found smaller than the bacterial filter bacteria. They passed through the bacteria proof filter. Bacteria proof filter जिससे बैक्टीरिया पास नहीं होते उससे वायरस पास हो जाता था। अब एक साइंटिस्ट थे एम डब्ल्यू बेजरनिक ने क्या किया, जो इन्फेक्टेड प्लांट था टोबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट था वहां से उस प्लांट से सैप लिया, और उस प्लांट सैप को इन्फेक्टेड प्लांट से सैप लिया, उस प्लांट सैप को हेल्दी प्लांट पे डाला, और हेल्दी प्लांट पे डालने के बाद देखा कि कुछ दिन बाद जो हेल्दी प्लांट था वो भी डिजीज्ड हो गया। तो उसने एक नया नेम्ड द न्यू पैथोजन, अब इसको वायरस बोल दिया था। जबकि वायरस तो खैर लुईस पास्चर ने ही नाम दिया था। तो एम डब्ल्यू बेजरनिक ने जो इन्फेक्टेड प्लांट से प्लांट सेप लिया, उसको हेल्दी प्लांट पे डाला, हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया। उसको इसने बोला कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडियम। वायरस को इसने नया नाम दिया था, कौन सा, कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडियम, जिसका मतलब होता है एक इन्फेक्शियस फ्लूइड। कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडियम का मतलब होता है एक इन्फेक्शियस फ्लूइड जो कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करता था, या फिर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसको बोल सकते हैं। कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब एम डब्ल्यू बेजर्निक ने सैप वाला किया, उसके बाद आता है डब्ल्यू एम स्टेनली। डब्ल्यू एम स्टेनली ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, showed that the virus could be crystallized। डब्ल्यू एम स्टेनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज करने का बताया। तो क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। क्रिस्टल के पास जनरली प्रोटीन होगा उसके पास, क्योंकि प्रोटीन कोट कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन कोट ही होता है, तो प्रोटीन का होगा। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। होस्ट सेल से बाहर ये सब इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट
इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वायरस ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के साथ साथ वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम यहाँ पे प्लांट वायरस की बात करें, तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनके पास जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं ये सभी। अगर हम प्लांट वायरस की बात करते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, वो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हुआ करते हैं। जबकि एनिमल वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी हो सकते हैं, साथ में डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी हो सकते हैं, साथ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सब तरह के वायरस हो सकते हैं इसमें। प्लांट में स्पेसिफिक है, जनरली सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं। आगे देखते हैं। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी वायरस आरएनए डीएनए साथ में नहीं रखता। एक आरएनए होगा तो एक डीएनए होगा। कोई सा भी वायरस साथ में आरएनए और डीएनए नहीं रखेगा। एक आरएनए होगा और एक डीएनए होगा। तो जैसे कि अगर प्लांट वायरस की बात करें, तो प्लांट वायरस के पास जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब एक इसमें वायरस देखने को मिलेगा, ल्यूको वायरस। एक इसमें वायरस मिलता है, ल्यूको वायरस, जिसका एनसीईआरटी में कहीं भी कोई नाम नहीं है। तो ये ल्यूको वायरस होता है। ये ल्यूको वायरस जो होता है, इसके पास आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। इसको इसीलिए आरएनए डीएनए वायरस कहा जाता है। तो ल्यूको वायरस याद रख लेना कि इसके पास सब होता है, मतलब दोनों होते हैं, आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो बस वही एक्सेप्शन है, बाकी लाइन एकदम फिक्स है कि नो वायरस कंटेनिंग बोथ आरएनए एंड डीएनए। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस क्या है? वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था, क्योंकि इसके पास प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल ही होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, सभी देखने को मिल जाता है। बैक्टीरियल वायरस जो होता है, जिसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। मतलब ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कैप्सोमेयर्स हमने पढ़ ही लिया था। अब वायरस कई सारे डिजीज कॉज करते हैं। वायरस कई सारे डिजीज कॉज करते हैं, जैसे पहले तो शेप की बात करें तो जो कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट से उनका कैप्सिड का शेप डिसाइड होता है। कैप्सोमेयर के अरेंजमेंट से उनका शेप डिसाइड होता है कैप्सिड का, क्योंकि कैप्सोमेयर्स होते हैं वो यूनिट होते हैं कैप्सिड की। अब ये हेलिकल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री के देखने को मिलते हैं। वायरस कई सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि मम्प्स डिजीज किससे होगी? पैरामिक्सो वायरस से। मम्प्स डिजीज पैरामिक्सो वायरस से होती है। जबकि स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होगी। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होगी। मम्प्स डिजीज पैरामिक्सो वायरस से हुई, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होगी। हर्पीस वायरस से क्या होगा? हर्पीस होगी। मतलब हर्पीस किससे होगी? हर्पीस वायरस से होगी। और इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा के लिए एक नाम भी उसका ही रिलेटेड है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी। ये चार तरह के वायरस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंजा करते हैं। और हम एड्स के बारे में तो जानते ही हैं।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है? ये एड्स करता है। अब अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो वो रहीनो वायरस से हुआ करता है। रहीनो वायरस कॉमन कोल्ड करता है। रहीनो वर्ड जनरली नोज से रिलेटेड होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं रहीनोप्लास्टी, तो सर्जरी ऑफ नोज। राइनोसोर्स जो था उसके नाक पे सींग होता है। तो इस तरह से जो राइनो वर्ड होता है वो नोज रिलेटेड होता है। अब प्लांट्स में भी कई सारी वायरल डिजीज होती हैं जिसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकता है। मोज़ेक फॉर्मेशन होता है जैसे कि लीफ है, लीफ पे पैचेस पैचेस बन जाएंगे। वो पैचेस पैचेस जो होते हैं ना, वो मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, धब्बे धब्बे जैसे। लीफ रोलिंग, लीफ रोल करने लग जाएगी, कर्लिंग, रोलिंग, येलोइंग वेन्स और क्लियरिंग वेन्स, इस तरह की ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ये सभी सिम्टम्स जो हैं प्लांट में अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो ये सभी देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हमने वायरस पढ़े। वायरस के बाद अगर हम बात करें तो वायरॉइड की बात करें तो वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड सबसे पहले तो डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर इन 1971। जब टीओ डायरनर ने वायरॉइड को डिस्कवर किया था तो वहां पे इन्फेक्शियस एजेंट जो थे, सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए था। इन्फेक्शियस आरएनए था। अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरॉइड की बात करूं तो वायरॉइड है क्या? एक्चुअल में सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए होता है। इसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, कोई कैप्सिड नहीं होता है। एक डिजीज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अभी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्या है? कि जो आलू जनरली हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा देखते हैं आलू, ये आलू एकदम स्पिंडल शेप का हो जाता है, कुछ इस तरह से लंबे लंबे आलू हो जाएंगे। अभी डिजीज्ड आलू है, डिजीज्ड पोटैटो। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। किस तरह से मिलेगा? फ्री फॉर्म में मिलेगा क्योंकि इसके पास प्रोटीन कोट होता ही नहीं है। लैक प्रोटीन कोट फाउंड इन, दैट इज फाउंड इन वायरसेस। तो जो कि वायरसेस में मिलता था प्रोटीन कोड, वो इनके पास नहीं मिलता, इसीलिए इसको वायरॉइड बोलते हैं। तो वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया। आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? जब इसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं है तो ऑब्वियसली जो वायरस है उससे कम ही वजन होगा इनका, जो मॉलिक्यूलर वेट है इनका कम होता है। अगर हम प्रायोन्स की बात करें तो जो प्रायोन्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं देन वायरस, जनरली स्मॉलर देन वायरस। ये सभी से, वायरस से भी और वायरॉइड से भी छोटे होते हैं। मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये जो प्रायोन्स है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है इसके पास, संसार की ऐसी अकेली प्रोटीन जो कि खुद की कॉपी खुद बना सकती है, क्योंकि प्रोटीन के पास कभी भी अपनी कॉपी बनाने की क्षमता नहीं होती। जैसे डीएनए से डीएनए बन जाता है, डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, डीएनए से, तो प्रोटीन भी आरएनए से बनती है, जबकि आरएनए कभी कभी अपनी कॉपी खुद बना सकता है, जैसे कि पहले बनाता था। क्योंकि हम जो जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, तो ऑब्वियसली आरएनए के पास खुद की कॉपी बनाने की प्रॉपर्टी रही होगी। डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास भी खुद की कॉपी बनाने की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता जनरली। लेकिन प्रायोन्स के केस में ये भी पॉसिबल है। तो ये अकेली ऐसी प्रोटीन है जो अपनी कॉपी खुद बना सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करती है। कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो हमें याद रखना है। जैसे मोस्ट नोटेबल डिजीज caused by prions is bovine spongiform encephalopathy। बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये सिफिलाइजेशन और सिफेलोपैथी या सिफेलिक वर्ड जहां भी मिले, ये क्रेनियम से रिलेटेड होता है, क्रेनियम और ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो इसको बोलता है बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE। जिसको जनरली मैड काउ डिजीज बोलते हैं, गाय पागल हो जाती है, तो इसमें कैटल्स में जनरली देखने को मिलता है। इसी का वेरिएंट एक BSE का ही वेरिएंट एक ह्यूमन में भी देखने को मिलता है, क्रोजेव क्रोड्सफेल्ट जैकोब डिजीज इसको बोलते हैं, क्रोजफेल्ट जैकोब डिजीज। CJD के नाम से इसको डायरेक्ट जानते हैं, तो ये ह्यूमंस में कॉज होता है।
अगर हम लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस हमने पढ़े हुए हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी का और फंजाई का। एल्गी जो होता है उसमें जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करता है और इसको हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। और ये जो फाइकोबायोन्ट है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, फंजाई को। तो ये फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। लेकिन फंजाई क्या करेगा, फंजाई जो है उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देता है, साथ में सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। अगर हम आगे बात करें इसमें माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट हमने पढ़ लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे अब और क्या करेगा ये, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। क्योंकि हेटरोट्रॉफिक कौन है, माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट फंजाई को बोलते हैं। क्योंकि हमने फंजाई का किंगडम पढ़ा था, किंगडम फंजाई को किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं। अब एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी फंजाई के लिए फूड प्रोवाइड करेगी। तो फंजाई क्या करेगी, फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करेगी एल्गी के लिए। एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, साथ में वाटर फॉर इट्स पार्टनर। अब एल्गी के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन भी करेगी। क्या क्या किया एल्गी के लिए, शेल्टर प्रोवाइड किया, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए और वाटर भी पार्टनर को प्रोवाइड किया। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सो a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms. अगर कोई लाइकेंस को इतने क्लोज रिलेशन में देखेगा तो कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं मान के, मतलब कोई कॉम्बिनेशन ना मान के, वो सिर्फ एक अदर ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे, जहाँ पे सल्फर पॉल्यूशन होता है, जहाँ पे सल्फर पॉल्यूशन होता है वहां पे जनरली ग्रो नहीं करते। तो जहाँ पे लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं वो पॉल्यूटेड एरिया नहीं है। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।